न्यूनतम समर्थन मूल्य की गारंटी को लेकर के हमारे देश के किसान आंदोलित हैं। पंजाब और हरियाणा के किसान दिल्ली आकर बात रखना चाहते हैं। पिछले 1 साल से वो बॉर्डर पे वहाँ फंसे हुए हैं। जब भी वो प्रयास करते हैं दिल्ली आने के लिए तो उन पर आंसू गैस के गोले छोड़े जाते हैं और उनको कोई भी ऐसा जो पुलिस या उत्पीड़न नहीं तरीका है जो उनके साथ अपनाए नहीं जाते। किसानों के नेता आज वो भूख हड़ताल पे बैठे हुए हैं। उनकी स्वास्थ्य की चिंता पार्लियामेंट के जरिए जो होना चाहिए वो हम लोग देखने को नहीं मिला। मैं फर्टिलाइजर के लिए पूरा देश हाहाकार कर रहा है। खासतौर से उत्तर भारत, बिहार, उत्तर प्रदेश और पंजाब से लेकर के कहीं भी फर्टिलाइजर उपलब्ध नहीं है। जो हमारे पास आंकड़े थे, जो हमारी उपलब्धता थी, वह हमारी ज़रूरत से ज़्यादा है और ज़रूरत से ज़्यादा उपलब्धता के बाद भी फर्टिलाइज़र अगर किसानों को नहीं मिलना, खासतौर से डीएपी जो गेहूं की बुआई के लिए अति आवश्यक है, यह एक चिंतनीय विषय है कि आखिर ये पैसे जो सब्सिडी के पैसे जो सबसे ज़्यादा हम सब्सिडी का पैसा जो खर्च कर रहे हैं फर्टिलाइज़र पे, और फर्टिलाइज़र जैसे महत्वपूर्ण चीज़ को अभी तक किसानों तक क्यों नहीं उपलब्ध हो रहा है। एक लंबे समय से किसानों की मांग रही है कि जो फर्टिलाइज़र की जो सब्सिडी है वो सब्सिडी किसानों के खाते में सीधे जानी चाहिए, न कि कंपनियों के खाते में। एक कंपनियाँ जो भारत सरकार से सब्सिडी लेने के बाद किसानों तक जो फर्टिलाइज़र नहीं पहुंचा, जो उससे नुकसान जो हुआ है उसकी भरपाई कौन करेगा, यह बात सोचने का है। माननीय सभापति महोदया, पूरक अनुदान मांगों की 2024-25 कटौती प्रस्ताव के पक्ष में मैं खड़ा हुआ हूं। पूरक अनुदान मांगों को मैंने अध्ययन किया। इसमें बिहार जो देश में अभी सामाजिक आर्थिक जनगणना अभी देश में नहीं हुआ, जो संवैधानिक प्रावधान थे वो आज देर से क्यों हुआ यह सरकार अभी तक स्पष्ट नहीं की। लेकिन बिहार एक ऐसा राज्य है जहां उसने सामाजिक आर्थिक जनगणना पूरा कर चुका है और जो आंकड़े आए हैं उभर कर वो भयावह तस्वीर बिहार के दिखाई देते हैं। आप देखेंगे कि बिहार की 70% आबादी प्रतिदिन 70 रुपये से भी कम दिन पर गुजारा कर रही है। उसके आर्थिक सुधार के लिए विशेष राज्य का दर्जा का प्रस्ताव राष्ट्रीय जनता दल की यह सरकार थी, आदरणीय राबड़ी देवी जी के नेतृत्व में भारत सरकार से लंबे समय से मांग कर रही है बिहार सरकार कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिलना चाहिए। इसलिए क्योंकि जो राष्ट्रीय औसत है मानव विकास सूचकांक के, उस स्तर पर बिहार को जाने के लिए आवश्यक मांग है। 2 आंकड़े बहुत भयावह हैं। एक, हम गरीबी रेखा के जो नीचे रहने वाली जो सबसे बड़ी संख्या बिहार के भीतर है, और दूसरा है कि हम शिक्षा के क्षेत्र में हम सबसे पीछे हैं। केवल 7% मात्र वहाँ ग्रेजुएट हैं। हमारी उच्च शिक्षा को बढ़ाने के लिए जो निवेश की आवश्यकता है, उस निवेश को बढ़ाने के लिए भारत सरकार की अगर मदद नहीं मिलेगा तो हम राष्ट्रीय औसत से पीछे रहेंगे ही रहेंगे और हमारी गरीबी उन्मूलन पर स्पष्ट प्रभाव आगे भी दिखाई देता रहेगा। इसके लिए अभी बजट में जो शिक्षा पर पैसे जो मांगे जा रहे हैं, भारत सरकार ने नई शिक्षा नीति के जरिए जो केंद्रीय हमारे विश्वविद्यालय जो प्रीमियम हमारे इंस्टीट्यूशन थे, उसके लिए एक केंद्र एक देश एक एडमिशन प्रणाली का विकास किया गया, जिसको हम CUET बोलते हैं। आज जिस संस्था को दिया गया है काम इस देश में बच्चों के एडमिशन का NTA के जिम्मे, वह पहले ही एक विवादास्पद संस्था है। और आज जो केंद्रीय विश्वविद्यालय जो हम लोग जो दिल्ली विश्वविद्यालय से पढ़ के निकले हैं, उसके जो पहले जुलाई में उसके जो सत्र शुरू हो जाते थे, आज एक निकम्मी संस्था के चलते आज एडमिशन 3 महीना पीछे चल रहा है। सभी केंद्रीय विश्वविद्यालयों के जो अच्छे छात्र हैं वो निजी क्षेत्रों में चले जा रहे हैं, जो कमज़ोर छात्र हैं वह सरकार की व्यवस्था के शिकार बनते जा रहे हैं। मैं किसानों पर बात इसलिए करना चाहता हूं, मैंने देखा कि आपने किसानों के लिए पैसे मांगे हैं। हम कृषि संसदीय समिति में भी हैं। फर्टिलाइज़र के लिए पूरा देश हाहाकार कर रहा है। खासतौर से उत्तर भारत, बिहार, उत्तर प्रदेश और पंजाब से लेकर के कहीं भी फर्टिलाइज़र उपलब्ध नहीं है। जो हमारे पास आंकड़े थे, जो हमारी उपलब्धता थी, वह हमारी ज़रूरत से ज़्यादा है और ज़रूरत से ज़्यादा उपलब्धता के बाद भी फर्टिलाइज़र अगर किसानों को नहीं मिलना, खासतौर से डीएपी जो गेहूं की बुआई के लिए अति आवश्यक है, यह एक चिंतनीय विषय है
कि आखिर ये पैसे जो सब्सिडी के पैसे जो सबसे ज़्यादा हम सब्सिडी का पैसा जो खर्च कर रहे हैं फर्टिलाइज़र पे, और फर्टिलाइज़र जैसे महत्वपूर्ण चीज़ को अभी तक किसानों तक क्यों नहीं उपलब्ध हो रहा है। एक लंबे समय से किसानों की मांग रही है कि जो फर्टिलाइज़र की जो सब्सिडी है वो सब्सिडी किसानों के खाते में सीधे जानी चाहिए, न कि कंपनियों के खाते में। एक कंपनियाँ जो भारत सरकार से सब्सिडी लेने के बाद किसानों तक जो फर्टिलाइज़र नहीं पहुंचा, जो उससे नुकसान जो हुआ है उसकी भरपाई कौन करेगा, यह बात सोचने का है। लगातार भारत सरकार के मंत्री कई अवसरों पे कहे कि हम एमएसपी की गारंटी देते हैं, और हम हमेशा पैसा बढ़ाने का किसानों का काम किए, और यूपीए ने कभी भी एमएसपी की गारंटी नहीं दे रहा था। एक आंकड़े बहुत साफ हैं, जब यूपीए सरकार चला रहे थे तो हम देश में खाद्यान्नों पर, खासतौर से गेहूं और चावल पर हम 140% दाम बढ़ाने का काम किया था एमएसपी के ऊपर। वहीं जब भाजपा की सरकार, जो इंडिया की सरकार है, पिछले 10 साल में मात्र 70% ही दाम बढ़ाने का काम किया है। तो आखिर कौन सच बोल रहा है, कौन आंकड़ों से खेल रहा है, यह आप उसके अध्ययन से आप समझ सकती हैं। न्यूनतम समर्थन मूल्य की गारंटी को लेकर के हमारे देश के किसान आंदोलित हैं। पंजाब और हरियाणा के किसान दिल्ली आकर बात रखना चाहते हैं। पिछले 1 साल से वो बॉर्डर पे वहाँ फंसे हुए हैं। जब भी वो प्रयास करते हैं दिल्ली आने के लिए तो उन पर आंसू गैस के गोले छोड़े जाते हैं, और उनको कोई भी ऐसा जो पुलिस या उत्पीड़न नहीं तरीका है जो उनके साथ अपनाए नहीं जाते। किसानों के नेता आज वो भूख हड़ताल पे बैठे हुए हैं। उनकी स्वास्थ्य की चिंता पार्लियामेंट के जरिए जो होना चाहिए वो हम लोग देखने को नहीं मिल रहा। मैं अपनी बात को समाप्त करना चाहता हूँ 1 मिनट में। हम आर्थिक संघवाद की बात कर रहे हैं। भारत के संविधान में निर्माताओं ने उम्मीद किया था कि राजनीतिक संघवाद के साथ आर्थिक संघवाद के बिना हम कोई भी फेडरल स्ट्रक्चर को खड़ा नहीं कर सकते। लेकिन जो भारत सरकार के कंसोलिडेटेड फंड में 42% राज्यों के जाने के बाद बचे हुए 58% के जो बंटवारे हैं वो न्यायपूर्वक नहीं है। वो पैसे का इस्तेमाल जो सार्वजनिक वित्त का होना चाहिए, जो गरीबी उन्मूलन के लिए, जो राष्ट्रीय औसत से नीचे पिछड़ गए राज्य हैं, उनको पैसा जाना चाहिए उस फंड से। लेकिन वो पैसे वहाँ न जाकर ताकतवर लोगों के हाथ में पैसे जा रहे हैं, और उन राज्यों को जा रहे हैं जो पहले से ही विकसित हैं। इस पर कहीं भी इसमें चर्चा का जो है वो नहीं देखने को मिला। इसीलिए मैं इस अनुदान विधेयक का मैं विरोध करता हूँ।